Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? So today we are going to start with a new chapter that is Custom Rules 2017. ठीक है? तो आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कस्टम रूल्स 2017। हालांकि यहाँ से आज तक कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया नहीं है, बट इट डजेंट मीन दैट आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल सा आसान सा एक फ्लो ऑफ टॉपिक है, एक प्रोसीजरल टॉपिक है जो अपने कस्टम्स में रूल्स है। एक कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, जो कि अब 2022 भी बन चुका है। तो अपने दोनों रूल्स पढ़ेंगे, कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने स्टार्ट करते हैं ये वाला रूल्स। एक बार बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको इस रूल्स का ओवरऑल बेनिफिट बता देता हूँ, ओवरऑल इंटेंशन बता देता हूँ, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे गाइस। ठीक है, तो एक बार आइए, एक बार अपने आपके जो जो भी मैट है वहाँ पे कस्टम रूल्स 2017 में आप आइए। यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या टॉपिक पढ़ने वाले, आप बात को समझो गाइस। यहाँ पर अपने पढ़ने वाले कि मान लीजिए अगर आपकी कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं आप गुड्स इंडिया में, राइट। इफ यू आर इंपोर्टिंग एनी गुड्स इनटू इंडिया, और अगर सेक्शन नंबर 25 में, सेक्शन नंबर 25 क्या चीज है सर? सेक्शन नंबर 25 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 बेसिकली प्रोवाइड्स फॉर एन एग्जेम्पशन, प्रोवाइड्स फॉर एन एग्जेम्पशन दैट कस्टम्स एक्ट में कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन के थ्रू इंपोर्ट ऑफ गुड्स एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। कस्टम्स एक्ट में कोई भी गुड्स इंपोर्ट का एग्जेम्प्ट किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। नाउ अभी जो अपने पढ़ रहे हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, इसको अपने शॉर्ट में पूरे चैप्टर में बुलाएंगे आईजीसीआर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, इसको अपने क्या बुलाएंगे? आईजीसीआर। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी को अपने बुलाएंगे आईजीसीआर। तो यहां पर बात ये उठ कर आ रही है कि इन सेक्शन 25 देयर आर various notifications, exemption notifications which central government can issue that will depend upon the uh, that will depend upon the end usage of the goods, कि वो क्या पर्पस के लिए यूज किया गया है। मान लीजिए मैं कोई इंपोर्ट कर रहा हूं कोई भी गुड्स, अगर वो एक एंड पर्पस, एक एंड पर्पस जो है वो अगर एंड पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करके रखेगा, दैट इज स्पेसिफाइड एंड यूज, या फिर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगा, या फिर अगर वो आउटपुट सर्विस देने के लिए यूज होगा। आई रिपीट, ये तीन चीजों के लिए यूज होगा। या तो वो एंड यूज जो कि स्पेसिफाई किया जाएगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में, उसके लिए यूज होगा, या तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगा, या तो वो आउटपुट सर्विस के लिए यूज होगा। इन तीनों में से अगर वो किसी भी एक पर्पस के लिए यूज हुआ तो ही ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अलाउ करेगा कि आप इस इंपोर्ट पर ड्यूटी ना पे करो, आप इस इंपोर्ट पर ड्यूटी ना पे करो। तो पॉइंट ये उठ के आता है कि एज पर सेक्शन 25 देयर कैन बी एन एग्जेम्पशन देयर कैन बी एन एग्जेम्पशन व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इशू, व्हिच the exemption will be depending upon whether you are using that goods for manufacturing purpose, or whether you are using that goods for output service providing, or whether you are using it for a specified end use, कि आप ये पर्पस के लिए अगर यूज करोगे तो ये इंपोर्ट पर आपके ऊपर ड्यूटी एग्जेम्प्टेड होगा। अब ऑब्वियसली गाइस काफी लोग क्या करते हैं, बोल तो देते हैं, डिक्लेरेशन तो दे देते हैं कि हम ये एंड पर्पस के लिए यूज करेंगे या एक्सपोर्ट के लिए यूज करेंगे, बट इसका ट्रैक रखना बहुत मुश्किल होता है कि क्या फाइनली उस पर्पस के लिए वो यूज हुआ। अकॉर्डिंगली कस्टम्स में बहुत पहले से रूल्स है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, जो टाइम टू टाइम अमेंड हुआ है। तो अभी अपने सामने दो रूल अपने को पढ़ना है, 2017 वाला रूल और एक 2022 में रीसेंट अमेंडेड रूल आया है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। तो आपको मैं क्या कराऊंगा, 2017 का रूल पढ़ाऊंगा, और इसमें बहुत 2 या 3 माइनर डिफरेंसेस होंगे जो 2022 वाले रूल में अलग से आपको पढ़ाया जाएगा। यानी अगर आप 2017 पर वाला रूल पढ़ लेते हो तो 95% आपका 22 वाला रूल भी कवर है, बिकॉज सब कुछ सेम है अपार्ट फ्रॉम सब फ्यू चेंजेस। ठीक है, तो आपके मैट में ये दोनों रूल दिया हुआ है, तो मैं आपको दोनों ही पढ़ा कर चलूंगा, जो कि मेरे मैट में भी दोनों रूल दिया है। तो ओवरऑल आप पर्पस समझे that you are actually importing goods and your goods are subjected to exemption issued under section number 25 by the central government based on the specified end use, based on whether you are using it for the purpose of manufacturing, based on whether you are using that for the purpose of providing output service। तो अगर आप ये पर्पस के लिए यूज करते हो तो ही गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशन देगी। तो एग्जेम्पशन से निकल के आता है ये आईजीसीआर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ
ड्यूटी रूल्स, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स अभी अपने 2017 वाला पढ़ेंगे, फिर आपको 2022 वाला भी पढ़ाया जाएगा। सर यहाँ से पॉसिबली एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैं आपको करवा दूंगा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये अपने रूल्स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रूल्स पढ़ रहे हैं IGCR, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। पहला वाला देखो, एक चीज मैं आपको ध्यान बताना चाहूंगा, पहला वाला जो रूल है जो 2017 में आया था, इस रूल का नाम है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, ठीक है। उसके बाद आप देखना ये भी मैं पढ़ाने वाला हूँ रूल्स 2022 इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, और इसमें ऐड क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज। अब बात देखें, यही ऐड किया गया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी तो है ही, लेकिन इसमें और ऐड क्या किया, और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज, यानी कि हो सकता है नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए भी अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उस पे भी एग्जेम्पशन है, और अगर उस पे एग्जेम्पशन है तो उस पे जीएसटी की लायबिलिटी, अगर उस पे एग्जेम्पशन है, इफ इन दैट केस इफ देयर इज एनी एग्जेम्पशन, उसमें आपको कस्टम का जो रूल्स है दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रूल्स 2022, you have to understand that there are two different rules, import of goods at concessional rate of duty rules 2017 और import of goods at concessional rate of duty और for specified end use का rules 2022। तो यहाँ पे आप दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, एक में क्या है, एक में है import of goods at concessional rate of duty, एक में क्या है, import of goods at concessional rate of duty और for specified end use, राइट, और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज, ये दोनों कवर होगा सर, ठीक है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है रूल्स 2017 में और रूल्स 2022 में। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, आप आगे बढ़िए। तो पहले आप रूल 2017 समझ लो, फिर रूल 2022 एक बार अपने फटाफट देख लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017 IGCR। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, कि ये रूल जो है सबसे पहले अपने समझते हैं कि ये जो रूल है, सबसे पहला रूल, ये कब एप्लीकेबल होगा, ये रूल नंबर 2 बोलेगा, ठीक है। रूल नंबर 2 ऑफ IGCR रूल्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017, ये रूल्स, इसका रूल नंबर 2 बोलेगा दैट दिस विल अप्लाई टू एन इंपोर्टर। ये रूल किस पे अप्लाई होगा, ये रूल एक इंपोर्टर पे अप्लाई होगा हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। देखिए गाइस, आज तक यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज आपके इंस्टीट्यूट के मैट में है ये वाला चैप्टर, तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस रूल शैल अप्लाई टू एन इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एन एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन इशूड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962, राइट। अगर आप कोई भी एग्जेम्पशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हो, नोटिफिकेशन जो कि कस्टम्स एक्ट में दिया गया है, एंड वेयर द बेनिफिट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स, वहां पे जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा कस्टम ड्यूटी के ऊपर, वो यूज के ऊपर डिपेंडेंट है। कि मान लो मैंने कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, वो रॉ मटेरियल मैं कैसे यूज कर रहा हूं, उस पे उसका एग्जामिनेशन डिपेंडेंट है बाय दैट नोटिफिकेशन। या तो मैं उसको क्या चीज के लिए यूज कर रहा हूं, या तो मैं उसको मैन्युफैक्चर के लिए यूज कर रहा हूं फॉर एनी कमोडिटी, मैं कोई कमोडिटी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं इंडिया में, उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, या फिर आई एम प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस, आई रिपीट, या फिर आई एम प्रोवाइडिंग एनी आउटपुट सर्विस, आई एम एक्चुअली यूजिंग दैट imported good for the purpose of manufacture, or I'm using that imported good for provision of output service। तो यहां पर मेरा जो भी इंपोर्ट होगा उस पे जो भी कस्टम ड्यूटी लगेगा, लेट मी टेल यू, इसका बेनिफिट मुझे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के हिसाब से मिल जाएगा। नाउ दिस रूल्स विल अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन नोटिफिकेशंस व्हिच प्रोवाइड फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दिस रूल्स। ऑब्वियसली एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में लिखा हुआ रहेगा कि जब आप कोई भी कस्टम ड्यूटी exempt कर रहे हो ऑन इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, जिसके ऊपर डिपेंडेंट, जो वो डिपेंडेंट है ऑन द एंड यूज ऑफ द कमोडिटी, ऑन द एंड यूज ऑफ द कमोडिटी, ऑन द स्पेसिफाइड एंड यूज, तो वहां पे जो कस्टम ड्यूटी की बेनिफिट मिलेगी वो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के हिसाब से मिलेगी। और एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में भी लिखा रहेगा कि आपको ये वाले रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कौन से रूल्स? IGCR। तो IGCR एक जनरल रूल बनाया गया है, वेरेवर एनी एग्जामिनेशन इज गिवन इन द कस्टम ड्यूटी बेस्ड ऑन द एंड यूज ऑफ द गुड्स, ठीक है। आपका जो एंड यूज है, चाहे आप उसको मैन्युफैक्चर के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप उसको आउटपुट सर्विस के लिए यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंडेंट है कि आपको इसका एग्जामिनेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो IGCR रूल्स आपको फॉलो करना जरूरी है सर।
ठीक है। तो आपको एक ओवरऑल बेनिफिट पता चला कि एंड यूज के बेसिस पे जहां एग्जिबिशन नोटिफिकेशन एंड यूज पे एग्जिबिशन देता है वहीं पर आपको ये रूल्स फॉलो करना है। अब आते हैं एक बार अपने रूल नंबर 3 में। आइए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखो मैन्युफैक्चर का, बिकॉज अल्टीमेटली इफ योर इंपोर्टेड गुड्स इज अल्टीमेटली बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर, ओनली तब आपके ऊपर इसकी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी, या फिर आउटपुट सर्विस अगर है तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगी। तो मैन्युफैक्चर मतलब क्या? Processing of raw materials or inputs by the importer in any manner that results in emergence of a new product having a distinct nature or a character or use or name, and the term manufacturer shall be construed accordingly. Manufacture means क्या? आप raw materials का processing कर रहे हो, आप inputs का processing कर रहे हो importer होकर, और जिससे एक new product बनेगा। क्या बनेगा? एक न्यू प्रोडक्ट बनेगा जिसकी एक डिस्टिंक्ट नेचर है, एक कैरेक्टर है, या यूज है, या एक नाम है, और अकॉर्डिंगली जो ये एक्टिविटी करेगा उसका नाम है मैन्युफैक्चरर। राइट? तो मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली एक न्यू प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक न्यू नेम होना चाहिए, यूज होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नेचर होना चाहिए, अकॉर्डिंगली वही क्या होगा? मैन्युफैक्चर होगा। राइट? अकॉर्डिंगली आउटपुट सर्विस मतलब क्या? मींस यू आर सप्लाइंग एनी सर्विस, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस जो है वो आउटपुट सर्विस नहीं है। सेल करने के बाद अगर आपकी गुड्स डिफेक्टिव निकल गई और उसके बाद जब आपकी गुड्स रिटर्न हो गई, तो उसके बाद अगर आप कोई सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, दैट इज नॉट एन आउटपुट सर्विस। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर बताऊं कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचा, उसमें कोई पार्ट्स खराब हो गया, आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मुझे वापस रिटर्न कर दिया। अब वो पार्ट्स ठीक करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आपको वापस सप्लाई करने के लिए मैं एक सर्विस दे रहा हूं आपको, आफ्टर सेल सर्विस दे रहा हूं। तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी मुझे बाहर से कुछ गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो वो आउटपुट सर्विस नहीं है, लेट मी टेल यू। एंड ये आउटपुट सर्विस के डेफिनेशन से बाहर किया जाएगा। राइट? तो यहां पे क्या बोला है? सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सक्लूडिंग आफ्टर सेल सर्विस, जो कि यूटिलाइज कर रहा है इंपोर्टेड गुड्स। यूटिलाइजिंग इंपोर्टेड गुड्स मतलब अगर आप आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो यूटिलाइजिंग इंपोर्टेड गुड्स, तो वो आफ्टर सेल सर्विस आउटपुट सर्विस के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब गुड्स विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द इंपोर्टर। कैप गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि आपके इंपोर्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज्ड है। इंपोर्टर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज्ड है, उसका मतलब हो गया कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट हुआ क्या? नेक्स्ट हुआ जॉब वर्क। नेक्स्ट हुआ जॉब वर्क। जॉब वर्क आपको जैसे जीएसटी में पढ़ाया गया था, कुछ ऐसा ही डेफिनेशन यहां पर भी है। जॉब वर्क मींस क्या? एनी ट्रीटमेंट और अ प्रोसेस और अ मैन्युफैक्चर consistent with the exemption notification. Any treatment or a process or a manufacture, आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जो कि एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के हिसाब से कंसिस्टेंट है, विच इज अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू द इंपोर्टर। कोई ट्रीटमेंट करना, कोई प्रोसेसिंग करना, या कोई मैन्युफैक्चरिंग करना जो कि आप एग्जेम्पशन नोट, मतलब मेरा बात ध्यान से सुनो, मैं इंपोर्टर बनकर अगर वही गुड्स इंडिया में खुद से यूज कर रहा हूं, प्रोसेसिंग कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, वैसा ही वो इंपोर्टर ने क्या किया? खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करके किसी और से करवाया, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? जॉब वर्क करते हैं। जॉब वर्क बोलते हैं कि मैंने उनको अपना प्रोडक्ट दे दिया, वो उसमें क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं एज पर द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन विच इज अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन द गुड्स बिलोंगिंग टू द इंपोर्टर। ठीक है? ये किसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है? जो गुड्स इंपोर्टर का है। लेकिन इसमें क्या एक्सक्लूडेड है? गोल्ड एक्सक्लूडेड है, ज्वेलरी एक्सक्लूडेड है, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स एक्सक्लूडेड है, एंड अदर प्रेशियस मेटल्स और स्टोन्स एक्सक्लूडेड है। मतलब गोल्ड, ज्वेलरी और रिलेटेड आर्टिकल्स को अगर आप प्रोवाइड करो और उस पर अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वो जॉब वर्क के डेफिनेशन में नहीं आएगा। और अगर वो जॉब वर्क के डेफिनेशन में नहीं आएगा तो आईजीसीआर रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। आईजीसीआर रूल्स उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। तो जॉब वर्क मतलब क्या? ट्रीटमेंट, प्रोसेस और मैन्युफैक्चर विच इज कंसिस्टेंट विद द एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू द इंपोर्टर एक्सेप्ट गोल्ड, ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स। ठीक है? एंड टर्म जॉब वर्कर शैल बी कॉन्स्ट्रूड अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली आपको जॉब वर्कर का भी जो मीनिंग है वो अकॉर्डिंगली कॉन्स्ट्रू करना पड़ेगा सर। ठीक है? तो जॉब वर्क, और ध्यान रखना जॉब वर्क भी करवा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करा सकते हैं, अल्टीमेटली वो होना चाहिए क्या? यूज होना चाहिए, और उसको
फिनिश्ड गुड्स में वो बनना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आइदर आप खुद मैन्युफैक्चर करें या फिर आप जॉब वर्क के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कराए। देन आता है जुरिडिक्शनल कस्टम ऑफिसर का डेफिनेशन, बेसिकली ऑफिसर ऑफ कस्टम्स ऑफ अ रैंक इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ अ सुपरिटेंडेंट और एन अप्रेजर exercising jurisdiction of the over the premises either where the imported goods shall be put to use for manufacture or for output service। बेसिकली गाइस इंपोर्टर का लोकेशन, इंपोर्टर जहां भी सिचुएटेड है, इंपोर्टर जिस भी वेयरहाउस में गुड्स रखेगा, जिस भी वेयरहाउस में मैन्युफैक्चरिंग करेगा या सर्विस देगा, उस लोकेशन का जो भी एक्सरसाइज कर रहा है जुरिडिक्शन ओवर दैट प्रीमाइसेस, दैट ऑफिसर विल बी नोन एज जुरिडिक्शनल कस्टम्स ऑफिसर, राइट, जो कि एटलीस्ट सुपरिटेंडेंट या अप्रेजर होना चाहिए, जो कि उस जुडिक्शन में अपना कंट्रोल रख रहा है, वेयर द इंपोर्टेड गुड्स शैल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चर और आउटपुट सर्विस। ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा, फॉर मैन्युफैक्चर और आउटपुट सर्विस। इसी में गाइज मैं आपको याद दिला देता हूं, जो IGCR रूल्स 2022 है, वो इसी में स्पेसिफाइड एंड यूज भी ऐड कर दिया है। बस वो इसी में क्या ऐड कर दिया है, स्पेसिफाइड एंड यूज। आउटपुट सर्विस तो ही, मैन्युफैक्चर तो ही, इन दैट सिचुएशन स्पेसिफाइड एंड यूज भी यहां पर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो मैन्युफैक्चर हो गया, रेंडरिंग आउटपुट सर्विस हो गई, और स्पेसिफाइड एंड यूज भी यहां पर क्या हो गया है, ऐड हो गया है सर। क्लियर है सर? तो ये रूल नंबर 2 में अपने को 3 में डेफिनेशन समझ में आ गया। नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 4। अब अपने थोड़ा प्रोसीजर की तरफ बढ़ रहे हैं कि ठीक है, रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया, आइडेंटिटी समझ में आ गया, ओवरऑल इंटेंशन समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। नाउ लेट्स फॉर्मली स्टार्ट IGCR रूल्स 2017। ठीक है, सबसे पहले आते हैं रूल नंबर 4 में। ऑब्वियसली रूल नंबर 4 बोलेगा गिविंग प्रायर इंटीमेशन। इंपोर्टर टू गिव क्या, इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन। मतलब बोलने का मतलब ये है कि मैं अगर गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूं और मेरे को अगर एग्जेम्पशन चाहिए इस पर्टिकुलर इंपोर्ट पे, बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड एंड यूज और बेस्ड ऑन द आउटपुट सर्विस और बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चर, तो आई हैव टू डिक्लेयर इनिशियली ओनली, मुझे पहले ही बताना पड़ेगा इंपोर्ट के समय कि मैं इस पे एग्जेम्पशन लूंगा, और इस पे मान लो मेरा 30 लाख का ड्यूटी बनता है, बट एग्जेम्पशन मान लो 20 लाख का है, तो मैं 10 लाख पे करूंगा और 20 लाख की मैं एग्जेम्पशन ले लूंगा, मैं 20 लाख क्या ले लूंगा, एग्जेम्पशन ले लूंगा। तो पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ओके, यू हैव टू इन्फॉर्म प्रायर, आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, वेरी सिंपल, इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन, इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन क्या है, देखो, इंपोर्टर शैल प्रोवाइड वन टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द कॉमन पोर्टल, दैट इज वो जो कस्टम का पोर्टल है, कस्टम के पोर्टल में उसे वन टाइम इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म IGCR1। फॉर्म का नाम क्या है, IGCR1, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी, जिसमें वो ये सारा डिटेल देगा, एकदम बेसिक डिटेल देगा। IGCR1 उसको भरना पड़ेगा, ही विल गिव वन टाइम इंफॉर्मेशन, दैट इज हिज नेम एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, उसका नेम एड्रेस, और जॉब वर्क का भी उसको नेम, जॉब वर्कर का भी उसको नेम एड्रेस देना पड़ेगा कि वो किसके थ्रू अपना गुड्स प्रोड्यूस करवाएगा, मैन्युफैक्चर कराएगा, प्रोसेसिंग करवाएगा। गुड्स जो कि प्रोड्यूस होगा, अल्टीमेटली वो क्या गुड्स बनाएगा, या प्रोसेस अंडरटेकन एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ द इंपोर्टर या फिर उसका जॉब वर्कर। ठीक है, वो क्या गुड्स बनाने वाला है, क्या प्रोसेसिंग करने वाला है एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अपना या जॉब वर्कर का, उसको वो डिटेल्स देना पड़ेगा। नेचर क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्शन क्या होने वाला है उस गुड्स का जो कि वो गुड्स इंपोर्टेड, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स, उसने क्या इंपोर्ट किया है जो कि वो यूज करने वाला है मैन्युफैक्चर के लिए एट द प्रीमाइसेस ऑफ द जॉब वर्कर और एट द प्रीमाइसेस ऑफ द इंपोर्टर। बहुत सिंपल है, देखो अगर आप समझ रहे होंगे मेरे दिमाग के हिसाब से, आप मेरे लाइन थॉट्स के लाइन के हिसाब से आप समझ रहे होंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा कि आप क्या गुड्स एग्जैक्टली इंपोर्ट किए हो जो कि आप यूज करने वाले हो, क्या गुड्स आप प्रोड्यूस करने वाले हो, ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली क्या कौन से एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आप बेनिफिट लेने वाले हो, व्हाट इज द number, date of the exemption notification applicable on that import, what, ये तो goods का बात हो गया, मैन्युफैक्चर की बात होगी, व्हाट इज द नेचर ऑफ द आउटपुट सर्विस यू आर रेंडरिंग यूटिलाइजिंग द गुड्स इंपोर्टेड, आप आउटपुट सर्विस क्या दे रहे हो, यूटिलाइजिंग द गुड्स इंपोर्टेड, यानी क्या गुड्स इंपोर्ट करके आप आउटपुट सर्विस में उसको कैसे यूज कर रहे हो, एंड लास्ट में किस पोर्ट में आप इंपोर्ट करोगे, इंटेंडेड पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, यानी कलकत्ता में करोगे, लखनऊ में करोगे, यूपी में करोगे, किस सिटी में, किस स्टेट में आप उसको इंपोर्ट करने वाले हो, यू हैव टू गिव दिस वन टाइम इंफॉर्मेशन, ये आपको एक ही बार इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। दिस इज एन IGCR1।
नेक्स्ट रूल 3 क्या है, रूल 4 क्या बोलता है, ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हेनेवर यू, जब आपका इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट हो गया, एन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपको याद है बेटा, आपको जीएसटी में पढ़ाया गया था चालान कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, याद है, वैसे यहां पर क्या है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको अपने IAN भी बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड अगेंस्ट सच इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। आप जैसे ही अपना IGCR1 फॉर्म फाइल करोगे, उसके अगेंस्ट में आपका एक IIN नंबर जनरेट हो जाएगा, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट concessional rate identification number, provided that such information may be updated on the common portal in case of change in details furnished in the form। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए आपका IGCR1 में कुछ बदलता भी है बाद में, तो ये इंफॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस ऑफ चेंज इन डिटेल्स फर्निश्ड इन द फॉर्म, यू सच इंफॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड, आप IGCR1 में बदल सकते हो, और आपका IGCR1 फाइल करते ही आपका एक IIN नंबर जनरेट हो जाता है, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो आपने IGCR1 फाइल कर दिया, आपने IIN नंबर आपका जनरेट हो गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इज यू हैव टू सबमिट द बॉन्ड। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा। डोंट वरी, आई विल मेक श्योर दैट आप इसका समरी आपके पास रहे, आप इसका समरी अच्छे से देख लो, ठीक है, आई विल मेक श्योर दैट, डोंट वरी। इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, द इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, उसे एक कंटिन्यूटी बॉन्ड सबमिट करनी पड़ेगी विथ सच श्योरिटी और सिक्योरिटी एज डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द कमिश्नर ऑफ द कस्टम्स, दैट इज डेप्यूटी कमिश्नर और द असिस्टेंट कमिश्नर। यानी उन्हें अपना एक कंटिन्यूटी बॉन्ड, बिकॉज ऑब्वियसली गाइस गवर्नमेंट आप पे बहुत ट्रस्ट करके आपको ये एग्जामिशन अलाउ करेगा कि फाइनली जब आप जब आप इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट के बाद गवर्नमेंट बहुत ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर कि यू विल बी यूजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चर और आउटपुट सर्विस और स्पेसिफाइड एंड यूज, गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट करेगा, तो इसलिए गवर्नमेंट आपसे कंटिन्यूटी बॉन्ड मांग रहा है विथ श्योरिटी और सिक्योरिटी whatever deemed appropriate by the assistant commissioner of customs or deputy commissioner of customs having jurisdiction over the premises where the goods, same commissioner, where the goods imported shall be put to use for manufacture of goods or for rendering output service। ठीक है, और for rendering मतलब उस कमिश्नर के आपको बेसिकली बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा विद श्योरिटी और सिक्योरिटी, और वहां पे आप डिक्लेयर करोगे विद एन अंडरटेकिंग दैट यू विल पे द डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस मतलब क्या, सुनो मेरा बात, मान लीजिए 25 लाख की आपकी कस्टम ड्यूटी बनती है, आपने 20 लाख ही पे किया, तो आपको 5 लाख का क्या मिला, एग्जेम्पशन मिला, आपको 5 लाख का एग्जेम्पशन मिला। तो यही आप श्योर करोगे कि दिस ड्यूटी अमाउंट विच यू हैव नॉट पेड, दिस यू विल पे इन केस आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, आउटपुट सर्विस नहीं देते हो। तो यहां पर क्या लिखा है, यू विल अंडरटेक, आप बॉन्ड देके यू विल गिव एन अंडरटेकिंग टू पे द अमाउंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूटी लेविएबल, मतलब ये 25 लाख जो आपका ड्यूटी लगता फॉर द इनपुट्स बट फॉर द एग्जेम्पशन, लेकिन फॉर द एग्जेम्पशन आपने जो एग्जेम्पशन क्लेम किया एंड दैट ऑलरेडी पेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, मतलब आपने 20 लाख का आपने जो पेमेंट की और आपकी जो ड्यूटी बनी, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है, आपने जो एग्जेम्पशन क्लेम किया ये आप पे करोगे। यू विल बेसिकली व्हाट, यू विल पे द ड्यूटी अमाउंट एग्जेम्प्टेड, यू विल पे द ड्यूटी अमाउंट विच इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है, अलॉन्ग विथ क्या, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट इशूड फिक्स्ड अंडर 28AA ऑफ द एक्ट, जिसका रेट बेटा 15% है, ठीक है, इसका रेट 28AA में जो जीएसटी का जो कस्टम्स का रेट है, जैसे जीएसटी में आपको सेक्शन 50 पढ़ाया गया था जिस पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या था 18%, वैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 18%, वैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यू विल गिव एन अंडरटेकिंग विद अ श्योरिटी दैट आप ये जो भी इशू पे करोगे, आप डिफरेंस अमाउंट जो भी आपका बचाया गया है, जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है, यू विल पे अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, जिस पे आपने एग्जेम्पशन क्लेम की और जिस दिन आपने एक्चुअल इंटायर ड्यूटी डिफरेंशियल ड्यूटी पे किया विच ही वाज लायबल टू पे, ठीक है। आप 5 लाख का डिफरेंशियल ड्यूटी लायबल टू पे था जिस दिन आपने पे किया और जिस दिन आपने इंपोर्ट की, ठीक है, डेट ऑफ इंपोर्ट से लेके डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इंपोर्ट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट, इस बीच जो भी डिफरेंस आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा।
डेट ऑफ इंपोर्ट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट। तो ये क्या है सर, ये अपना रूल नंबर 4 है, इंफॉर्मेशन इंपोर्टर टू गिव प्रायर इंफॉर्मेशन, रूल नंबर 4। ठीक है, डेट ऑफ इंपोर्ट से लेकर डेट ऑफ पेमेंट आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी बॉन्ड के साथ, और यू विल गिव एन अंडरटेकिंग दैट आप डिफरेंस पे करोगे। अब आते हैं रूल नंबर 5 में, दैट इज प्रोसीजर। ठीक है, आपने इंपोर्ट के समय आपने एक वन टाइम इंटीमेशन दे दिया, आपने आईएन नंबर जनरेट कर लिया, आपने कंटिन्यूटी बॉन्ड भी सबमिट कर दी। अब नेक्स्ट, ऑब्वियसली अब आपको फाइनली अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पे आप सारे डिटेल दोगे। प्रोसीजर क्या है रूल नंबर 5 का, सब रूल 1, इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन शैल मेंशन द आईएन, क्योंकि आईएन से ही पता चल गया तुम्हारा आईजीसीआर 1। ठीक है, जो आईजीसीआर 1 तुमने फर्निश किया उसी से रिलेटेड तुमने आईएन नंबर तुम्हारा जनरेट हुआ, और वो आईएन नंबर तुम क्या करोगे, और कंटिन्यूटी बॉन्ड जो तुमने सबमिट किया वो तुम वो डिटेल्स तुम फाइल करोगे वाइल फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। क्या लिखा है बिल ऑफ एंट्री में ना, एक डिटेल्स का कॉलम रहता है आईएन नंबर का भी और इस कंटिन्यूटी बॉन्ड का नंबर भी। यानी ये जो कंटिन्यूटी बॉन्ड आपने सबमिट की, ये जो आईएन आपने सबमिट किया, ये दोनों का डिटेल्स आपको फर्निश करना पड़ता है वाइल फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। तो इंपोर्टर हु इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन शैल मेंशन द आईएन नंबर एज वेल एज द कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर एंड द डिटेल्स वाइल फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। उससे बिल ऑफ एंट्री समय उसका सारा डिटेल्स पंच इन करना पड़ेगा। इसी से गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये जो कंसाइनमेंट तुम इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे तुम आईजीसीआर 1 फाइल कर चुके हो और तुम इसको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में लाना चाहते हो, और तुमने कंटिन्यूटी बॉन्ड भी सबमिट कर दिया है। अकॉर्डिंगली क्या होगा, एसीडीसी जो भी है, यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बोलेंगे और डिप्यूटी कमिश्नर बोलेंगे, एट द कस्टम स्टेशन ऑफ द इंपोर्टेशन, जहां पे भी इंपोर्ट हो रहा है, दे विल अलाउ यू द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन टू द इंपोर्टर। इसको देखकर क्या किया जाएगा, आपको एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड वंस द बिल ऑफ एंट्री इज क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, एक बार आपकी बिल ऑफ एंट्री क्लियर हो गई होम कंजम्पशन के लिए, मतलब आपने क्लियरेंस करवा लिया, तो बॉन्ड सबमिटेड बाय द इंपोर्टर gets debited automatically in the custom system and details shall be made available electronically to the jurisdictional customs officer। यानी जितना का पेमेंट आपको करना था उतना से आपका बॉन्ड अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बॉन्ड अमाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जैसे आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की, आपकी बॉन्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो गई। एंड ये डिटेल्स किसको मिल जाएगा, कस्टम ऑफिसर को, जो उसका जुडिक्शनल कस्टम ऑफिसर है। जुडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को इसका डिटेल्स पता चल जाएगा कि ओके ये इसने इंपोर्ट किया है और इस पे इसका बॉन्ड डेबिट हो चुका है, बॉन्ड गवर्नमेंट ने ले लिया है, जैसे उसकी बिल ऑफ एंट्री क्लियर होगी। तो ये हुआ रूल नंबर 5, दैट इज प्रोसीजर टू बी फॉलोड। अब यहां से इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, इंपोर्टर को एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन दे दिया गया है, एग्जेम्पशन की बेनिफिट दे दी गई है। अब इंपोर्टर को वो सारा काम करना पड़ेगा जो उसने प्रॉमिस किया था कि वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करेगा, एक्सपोर्ट या फिर मैन्युफैक्चर करेगा या आउटपुट सर्विस प्रोवाइड करेगा। सब कुछ उसका डिटेल्स, वो जो भी लेकर गया है गुड्स अपने क्लियरेंस के बाद, उसको उसका सारा डिटेल्स रखना पड़ेगा कि उसने कितनी गुड्स इंपोर्ट की है, उसने कब रिसीव किया है, उसने कितना गुड्स कंज्यूम कर लिया है, कितना गुड्स उसने जॉब वर्कर को भेजा है, कितना गुड्स उसके पास वापस आया है, कितना गुड्स हो सकता है वो री एक्सपोर्ट कर दिया है, कितना गुड्स अभी भी उसके पास बचा हुआ है। बेसिकली स्टोर्स लेजर की तरह उसको अपना सारा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा कि जो भी गुड्स मेरे पास आई है मैंने उसका क्या किया, और मुझे इसका सारा डिटेल्स अपने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को टाइम टू टाइम देना पड़ेगा, जो कि मेरे प्रीमाइसेस के जुडिक्शनल ऑफिसर है। मतलब जो भी मेरा प्रीमाइसेस है उसका जो जुडिक्शनल ऑफिसर होगा, एसीडीसी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, आई हैव टू गिव द डिटेल्स टू दैट एसीडीसी। ठीक है, ये आपको बेसिकली पूरा रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। भाई ये बात देखते हैं इंपोर्टर क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा आफ्टर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री, रूल नंबर 6 में। द इंपोर्टर शैल मेंटेन एन अकाउंट इन सच मैनर टू क्लियरली इंडिकेट द क्वांटिटी। अकाउंट मेंटेन करेगा, बेसिकली एक लेजर मेंटेन करेगा जिसमें क्वांटिटी का सारा डिटेल्स रहेगा। सबसे पहले क्वांटिटी का डिटेल्स रहेगा, एंड क्या क्या डिटेल्स रहेगा, एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स, वैल्यू ऑफ द गुड्स जो इसने इंपोर्ट किया है, डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द गुड्स जो उसने इंपोर्ट किया है, कब उसके प्रीमाइसेस में रिसीव हुआ गुड्स। ठीक है,
रेलिवेंट प्रोमाइसेस ऑफ सच गुड्स कंज्यूम्ड, ठीक है, ऑफ गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्क, कितना गुड्स उसका, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी, वैल्यू, डेट, ये तीन डिटेल उसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्या चीज, क्वांटिटी, वैल्यू एंड डेट। क्या चीज का मेंटेन करना पड़ेगा कि गुड्स की क्वांटिटी का गुड कंज्यूम हुआ है, क्या वैल्यू, क्या क्या कौन से डेट का, कितना उसका जॉब वर्क के पास गुड्स गया है, गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क, और उसका नेचर क्या कैरिड आउट हुआ है, उसने क्या किया है, गुड्स रिसीव्ड आफ्टर जॉब वर्क, रिटर्न कितना हुआ है जॉब वर्क से, गुड्स री एक्सपोर्टेड, अपने बात करेंगे आगे, अगर आप री एक्सपोर्ट कर चुके हो क्लियर कराने के बाद तो कितना हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक अकॉर्डिंग टू बिल्स ऑफ एंट्री। इसको उसका पूरा अकाउंट रखना पड़ेगा, क्वांटिटी, वैल्यू, डेट, quantity and value of goods imported and date of receipt of goods imported on the relevant premises, of the goods consumed, of the goods sent for job work, of the goods returned from job work, re-export and closing stock. And this shall be produced as and when required by the DC or AC having jurisdiction over the premises where the goods imported shall be put to use for manufacture or for rendering output service. यानी आपको AC/DC को प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब चाहे वो मांगे। लेकिन मान लो जब आपकी गुड्स इंपोर्ट हुई और आपको शॉर्ट क्वांटिटी मिला, मान लो आपको जितना आपने बिल्स ऑफ एंट्री में इंपोर्ट किया था 1000 kg, आपको 980 मिला, तो आप 20 kg आपको शॉर्ट मिला, तो ये आपको पहले बताना पड़ेगा। इन केस ऑफ नॉन रिसीट और शॉर्ट रिसीट ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इन द प्रीमाइसेस, द इंपोर्टर शैल इंटीमेट सच नॉन रिसीट और शॉर्ट रिसीट इमीडिएटली, बाद में बोलने से नहीं होगा, उसी समय बोलना पड़ेगा, ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म IGCR 2, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी। IGCR 2 में उसे शॉर्ट रिसीट का या नॉन रिसीट का उसे डिटेल्स देना पड़ेगा कि उसने शॉर्ट रिसीव किया है या नॉन रिसीव किया है इमीडिएटली टू दी कस्टम डिपार्टमेंट इन IGCR 2। नेक्स्ट, ये जो भी अकाउंट डिटेल्स आप मेंटेन करते हो या मंथली एक स्टेटमेंट है, इंपोर्टर को मंथली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी इन फॉर्म IGCR 3, जो कि 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, इसका ड्यू डेट क्या है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उसको फाइल करनी पड़ेगी। मतलब उसको हर मंथ गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि क्या हुआ है उस इंपोर्टेड गुड्स का जो इसके ऊपर उसने एग्जेम्पशन लिया है। तो इंपोर्टर विल सबमिट अ मंथली स्टेटमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म IGCR 3, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल डेट ऑफ ड्यूटी। यहीं पे हम पढ़ेंगे जो 2022 वाला रूल्स है ना, यहाँ पे एक नया फॉर्म आ गया है IGCR 3A, ठीक है, वो अपने पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, ये अभी यहाँ तक आप ये पढ़ो IGCR 3 तक, ठीक है। तो ये हो गया अपना रूल नंबर 5 में, दैट इज सॉरी रूल नंबर 6 में कि इंपोर्टर को क्या क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू रूल नंबर 6A कि देखिए अकाउंट तो मेंटेन कर लिया, अब जब वो जॉब वर्कर के पास भेजेगा गुड्स तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगी, बहुत सिंपल है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन द गुड्स आर सेंट टू जॉब वर्क, ठीक है, प्रोसीजर टू बी अलाउड, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपने को पता ही है दैट इंपोर्टर हैज टू मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स व्हिच इज सेंट फॉर जॉब वर्क ड्यूरिंग द मंथ एंड ही हैज टू मेंशन दैट इनटू द मंथली स्टेटमेंट। वो ऑलरेडी ये जो मंथली स्टेटमेंट फाइल करेगा IGCR किस में 3 में, इसको हर चीज यहाँ पर उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि वो कितना गुड जॉब वर्कर को भेजा है। The importer shall send the goods to the premise of the job worker under an invoice, उसको एक इनवॉइस के कवर में इशू करना पड़ेगा या वेरेवर एप्लीकेबल, जो अपने GST में ई वे बिल पढ़े थे, याद करो ई वे बिल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फॉर जॉब वर्कर में आपको ई वे बिल रिक्वायर्ड होता है, जहां पे वो डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स मेंशन करेगा ई वे बिल में कि वो कितना गुड्स जॉब वर्कर को भेजा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में आ सकता है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द गुड्स कैन बी सेंट टू द जॉब वर्कर विल बी 6 months। आप 6 months तक मैक्सिमम आप द पीरियड फॉर विच द गुड्स कैन बी सेंट टू द जॉब वर्कर, अब उसको 6 months के से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 months के लिए आप उसको गुड्स सेंड कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड कितना है, मैक्सिमम पीरियड है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इनवॉइस, ठीक है। In case the importer is not able to establish that the goods sent for job worker have been used as per the particulars mentioned, मतलब अगर वो specified purpose के लिए या manufacture के लिए, output पर सर्विस के लिए जो जिस purpose के लिए उसने goods import किया था,
एग्जेम्पशन लिया था, अगर इंपोर्टर इस्टेब्लिश नहीं कर पाता कि जॉब वर्कर को जो उसने गुड सेंड किया है वो यूज किया गया है उसी बेसिस पर, तो कस्टम डिपार्टमेंट विल टेक द नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द इंपोर्टर अंडर रूल 8 एंड रूल 8। ये हो गया रिकवरी ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अपने पढ़ेंगे रूल 8 और रूल 8A में ये होगा रिकवरी ऑफ ड्यूटी, उससे ड्यूटी रिकवर किया जाएगा जो कि उसको एग्जेम्पशन मिला था विद इंटरेस्ट। ठीक है, उसके ऊपर ड्यूटी रिकवर किया जाएगा विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो जॉब वर्कर को गुड्स भेजा गया है, जॉब वर्कर को भी एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा कि उसको कितना गुड्स हमसे मिला है, रिसीट ऑफ गुड्स, क्या मैन्युफैक्चरिंग उसने किया है, क्या वेस्ट जनरेट हुआ है उस प्रोसेस में। He has to maintain an account. He also has to maintain an account. He will produce the account details before the custom department as and when required. हो सकता है कि इंपोर्टर के ऊपर अगर कोई इंक्वायरी है तो उसमें जॉब वर्कर का भी सपोर्ट चाहिए होगा, तो जॉब वर्कर का भी पूरा डिटेल, जॉब वर्कर को भी ये डिटेल्स अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रोड्यूस द डिटेल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ऑफिसर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब वर्कर, उसने कितना प्रोसेस गुड्स इंपोर्टर को भेजा है या फिर उसने किसी दूसरे जॉब वर्कर को भेजा है जैसे इंपोर्टर ने डायरेक्ट किया, और फॉर कैरिंग द आउट द रिमेनिंग प्रोसेस अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ईमेल। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रूल्स, अगर आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है कि व्हाट इज द डेट ही हैज रिसीव्ड द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अंडरटेकन एंड द वेस्ट जनरेटेड, complete account before the commissioner has to be produced after completion of the job worker, how much quantity he has sent as the processed goods to the importer or to another job worker as directed by the importer under the cover of invoice or an e-way bill। उसको सारा का सारा अकाउंट रखना पड़ेगा। शॉर्ट नोट में आ सकता है what is the accountability of the job worker in case of IGCR। ठीक है, आईजीसीआर रूल्स में जॉब वर्कर की क्या अकाउंटेबिलिटी बोली गई है, तो आई नो कि आप 100% इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आपको फेयर आइडिया रहेगा तो आप इसको ओवरऑल इस लिख पाओगे, तो आपको डेफिनेटली 5 में से 3.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा गाइस। यही अपने को मेन ट्राई करना है। ठीक है, तो ये क्या था सर अपना, ये था अपना जॉब वर्क। ओके, दिस वाज आवर जॉब वर्क रूल 6A। नाउ अपने पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट वेरी सेम यूनिट ट्रांसफर। अपने क्या पढ़ रहे हैं रूल 6A के बाद रूल 6B विच विल टॉक अबाउट यूनिट ट्रांसफर। सिंपल है, आज मान लीजिए इंपोर्टर ने एक यूनिट ए में अपना गुड्स इंपोर्ट किया था, अब वो क्या कर रहा है, कुछ गुड्स यूनिट ए में भी ट्रांसफर कर रहा है, कुछ रॉ मटेरियल यूनिट बी में भी ट्रांसफर कर रहा है। तो जैसे ही वो दूसरे यूनिट में ट्रांसफर करेगा वहां पे भी उसको उसका सारा डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा, और अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं IGCR 3 में उसे उसका सारा डिटेल्स बताना पड़ेगा। Procedure for allowing imported goods for unit transfer. The importer shall maintain a record of the goods sent for the unit transfer during the month and he shall mention the same in the monthly statement जो कि उसको 10th of the next month फाइल करना पड़ेगा। Same importer shall send the goods under an invoice या फिर e-way bill as per CGST Act 2017 mentioning the description of the goods and the quantity of the goods। Same जो importer है who is actually ट्रांसफरिंग द गुड्स टू अनदर यूनिट, उसे ये सारा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। क्या, क्योंकि गाइज मेरा बात सुनो, ये दूसरा यूनिट भी उसी का है। अब ध्यान से सुनो, जो भी यहाँ पर जॉब वर्कर, ध्यान से सुनो, जो भी यहाँ पे जॉब वर्कर वॉट एवर गुड्स जॉब वर्कर वॉज मेंटेनिंग, दैट वॉट एवर अकाउंट जॉब वर्कर वॉज मेंटेनिंग, दैट हैज टू बी मेंटेन बाय द इंपोर्टर हिमसेल्फ, बिकॉज दोनों यूनिट उसी के हैं। तो यूनिट बी जो कि इंपोर्टर का है, ठीक है, they will have to maintain an account of the receipt of the goods, manufacturing undertaken, waste generated, produce the account details before the custom officer, after completion वो यूनिट ए को कितना ट्रांसफर कर दिया of the importer या where the goods have been received or to a job worker for carrying out the remaining process under the cover of an invoice or e-way bill, कि उसने वापस रिटर्न कितना किया या गुड्स उसने कितना रिसीव किया या जॉब वर्कर को कितना ट्रांसफर किया for carrying out the remaining processes under the invoice or e-way bill। तो इसका ट्रू डिटेल्स इंपोर्टर को रखना पड़ेगा, ये बस एक बार आप पढ़ लेंगे, रूल नंबर 6B। ओके, रूल नंबर 6B। नाउ नेक्स्ट आता है रूल नंबर 7, 8 और 8A। ठीक है, रूल नंबर 7, 8 और 8A ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे अपने। ठीक है, रूल नंबर 7 क्या बोलता है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए बेटा अपने गुड्स इंडिया में इंपोर्ट कर लिए, IGCR 1 अप्लाई कर दिए, अपना IGCR 2 अप्लाई हो गया या 3 स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे हैं, बट जैसे गुड्स फैक्ट्री में आया हमें लगा कि बॉस ये तो डिफेक्टिव निकल गया। क्या हो गया, आप डिफेक्टिव गुड्स का बात कर रहे हो और आप अनयूटिलाइज्ड गुड्स का बात कर रहे हो।
ठीक है, आप क्या बात कर रहे हो, डिफेक्टिव गुड्स का बात कर रहे हो या फिर आप अनयूटिलाइज्ड गुड्स का बात कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने उसका क्लियरेंस करवा लिया, मतलब आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल की, उसके बाद आपका जो गुड्स है वो अनयूटिलाइज्ड गुड्स है बेसिकली, या डिफेक्टिव गुड्स है, उसकी आप क्लियरेंस करवा रहे हो, मतलब आप जो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट किया आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए, या फिर वो गुड्स डिफेक्टिव निकल गया, आप उसको क्लियर कर रहे हो, या फिर आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप इंडिया के बाद उसको क्या कर रहे हो, री एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसके ऊपर रूल नंबर 7 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। यानी अगर आपका गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद प्रॉपरली टाइम पे यूज नहीं हो पाया तो वो अनयूटिलाइज्ड रह गया, या फिर वो डिफेक्टिव निकल गया, तो आप उसको क्लियर करा रहे हो, सेल कर दे रहे हो कहीं पे, या फिर आप इंडिया के बाहर वापस से री एक्सपोर्ट कर दे रहे हो। तो आइए इसका एक बार प्रोविजन पढ़ते हैं। द इंपोर्टर हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ दिस नोटिफिकेशन, एनी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, शैल यूज द इंपोर्टेड गुड्स, उसको टाइम दिया गया है कि उसको इंपोर्टेड गुड्स यूज करना पड़ेगा as per the conditions in the exemption notification within 6 months from the date of import. Very important, उसको 6 months के अंदर अंदर उस गुड्स को यूज करना पड़ेगा, 6 months के अंदर अंदर, with respect to unutilized or defective goods so imported, the importer के पास ऑप्शन है कि वो या तो री एक्सपोर्ट कर दे गुड्स, या तो वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा दे विद इन दिस 6 months। मतलब मान लीजिए गुड्स इंडिया में आने के बाद डिफेक्टिव निकला है, या फिर अगर वो अनयूटिलाइज्ड है या डिफेक्टिव है, तो गवर्नमेंट बोलता है आप 6 months के अंदर ही उसको क्लियर कराओ, या फिर आप उसको री एक्सपोर्ट कर दो। आपके पास यही ऑप्शन है। अगर आप री एक्सपोर्ट करते हो, the importer who re-export the goods, he will record the details of the necessary export documents in the monthly statement। मतलब वहां पे वो फिर वो मंथली स्टेटमेंट में बताएगा कि मेरे पास ये जो गुड्स आया, मैं 6 months के पहले पहले मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपने एक्सपोर्ट किया उसकी जो वैल्यू होगी, दैट शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ गुड्स एट इंपोर्ट। मतलब इंपोर्ट के समय जो वैल्यू है और एक्सपोर्ट के समय जो वैल्यू है उसमें बहुत डिफरेंस है। मतलब एक्सपोर्ट के समय जो वैल्यू है उसकी जो वैल्यू होगी वो इंपोर्ट के समय जो वैल्यू है उससे ज्यादा है। द वैल्यू ऑफ सच गुड्स फॉर एक्सपोर्ट शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। तो वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। तो इंपोर्टर जिसको री एक्सपोर्ट करना है, ही विल रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द नेसेसरी एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स इन द मंथली स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हो गया सर रूल 7 सब रूल 2। जिसको एक्सपोर्ट करना है वो एक्सपोर्ट कर देगा, लेकिन करना पड़ेगा उसको उसी डिजायर्ड पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट, इंपोर्टर हु वांट्स टू क्लियर द अनयूटिलाइज्ड गुड्स, वो बोला नहीं ठीक है हम क्लियर करवाना चाहते हैं, या डिफेक्टिव गुड्स क्लियर करवाना चाहते हैं फॉर होम कंजम्पशन एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, उसको ऑब्वियसली ड्यूटी पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ सच क्लियरेंस एंड द पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा मंथली स्टेटमेंट में, IGCR 3। ठीक है, IGCR 3 में उसको ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट यहाँ पे इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो टाइमली अगर पे नहीं करेगा, ड्यूटी क्लियर नहीं कराएगा, तो उसको डेफिनेटली इंटरेस्ट लग जाएगा अगर वो क्लियर करवाना चाहता है। और अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स फॉर होम कंजम्पशन एज स्पेसिफाइड शैल पे द ड्यूटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस क्लियरेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द मंथली स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इस पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर, ध्यान से देखिए। द इंपोर्टर हैज एन ऑप्शन टू क्लियर द कैपिटल गुड्स, यहाँ पे बात किया जा रहा है किसका, कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स अगर मैंने इंपोर्ट किया है तो मेरे पास ऑप्शन है दैट आई मे क्लियर द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड आफ्टर बीइंग यूज्ड for the specified purpose. I may clear the capital goods imported after being used for the specified purpose on the payment of the duty. ठीक है, यूज करने के बाद मैं क्लियर कर सकता हूं कैपिटल गुड्स on payment of duty equal to the difference between the duty leviable on the goods but for exemption and that already paid at the time of importation along with interest। मतलब जो भी डिफरेंशियल मतलब जो भी एग्जेम्पशन मैंने लिया, मैं अगर उसका पेमेंट कर देता हूं विद इंटरेस्ट, तो मैं ये क्लियर करा सकता हूं ऑन द जो भी मेरा ड्यूटी लगेगा वो डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे लगेगा इन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। एक एग्जांपल करेंगे हम लोग। मतलब आपने, बेटा सुनो मेरा बात, आपने जब इंपोर्ट किया आपने एग्जेम्पशन ले लिया, ठीक है, आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज कर लिए, आपका काम खत्म हो गया, आपने एग्जेम्पशन ले लिया,
ठीक है। अब आप बोलना चाह रहे यार अब क्लियर करा लेते हैं, स्पेसिफाइड पर्पस का काम खत्म, एग्जाम्पशन तो मैंने ले लिया, अब क्लियर कराएंगे। तो क्लियर कराने के टाइम पर ध्यान से सुनो, क्लियर कराने के टाइम पर तो ड्यूटी लगेगा ना बाबा, क्लियर कराने के टाइम पे तो ड्यूटी लगेगा, बट पूरा अमाउंट पे तो नहीं लगेगा ना। कि जब तुमने जिस वैल्यू पे इंपोर्ट किया था, हो सकता है तुमने साल भर पहले इंपोर्ट किया, साल भर पहले तुमने जिस वैल्यू पे इंपोर्ट किया था, तुमने कस्टम ड्यूटी जितना भी पे करना था तुमने पे कर दिया, एग्जेम्पशन अवेल कर लिया। अब गवर्नमेंट बोलता है कि अब जब तुम वापस से उसको क्लियर कराने वाले हो, अगर तुम उसको क्लियर कराने वाले हो तो तुम्हें डिफरेंशियल ड्यूटी देना पड़ेगा, लेकिन जो वैल्यू पे तुम दोगे ना वो तुम डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे दोगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेप्रीशिएटेड वैल्यू बोलते हैं, कि तुम्हें ड्यूटी जो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ड्यूटी कैलकुलेट ऑन डेप्रीशिएटेड वैल्यू, ड्यूटी कैलकुलेट ऑन डेप्रीशिएटेड वैल्यू, आपको डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे ड्यूटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि क्वार्टर वन में आप 4% एवरी क्वार्टर डेप्रीशिएट करोगे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हर क्वार्टर आप 3% डेप्रीशिएट करेंगे, थर्ड ईयर हर क्वार्टर आप 3% डेप्रीशिएट करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर हर क्वार्टर आप 2.5% डेप्रीशिएट करेंगे, और उसके बाद सिक्स्थ क्वार्टर के बाद सिक्स्थ क्वार्टर से आप 2% डेप्रीशिएट करेंगे। तो 4%, 4%, 4%, 4%, तो यहाँ पे आपका 16% तो यही हो गया। 3 4 इंटू 3 12% ये हो गया, 12% ये हो गया। अब बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और 2 साल का जो आपका डेप्रीसिएशन है 20% ये हो गया, और यहां पे जो है वो आपका 8% हो गया। तो दिस इज हाउ यू विल डेप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, और उस पे आप ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालोगे, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे रेट ऑफ ड्यूटी निकालोगे और डिफरेंस निकालोगे। यहां पर क्या बोला है, यहां पर बोला है कि ये जो क्वार्टर है ना, दिस क्वार्टर विल बी फुल क्वार्टर, फुल क्वार्टर आपको लेना पड़ेगा। फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर एनी पार्ट ऑफ द क्वार्टर, अ फुल क्वार्टर शैल बी टेकन, मतलब पार्ट देयर ऑफ नहीं है। मतलब सोचो आपके लिए अगर फुल क्वार्टर नहीं होगा, फुल क्वार्टर आपके लिए मतलब अप्रैल टू जून पूरा होगा तभी वन क्वार्टर माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। फॉर कंप्यूटिंग द rate of depreciation for any part of the quarter, a full quarter shall be taken into account। कि अगर आप डेप्रीसिएशन रेट ले रहे हो किसी भी पार्ट ऑफ द क्वार्टर का, तो आप पूरा क्वार्टर कंसिडर कर लेंगे। डेप्रीसिएशन कब से कब अलाउड होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको डेप्रीसिएशन का पीरियड कब लेना है। इट विल बी अलाउड फ्रॉम द डेट व्हेन द कैपिटल गुड्स हैव कम इनटू यूज फॉर द पर्पस एज स्पेसिफाइड इन द एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। तुमने जब से कैपिटल गुड्स यूज करना स्टार्ट किया, बिकॉज तब से ही डेप्रीशिएट होगा, अप टू द डेट ऑफ इट्स क्लियरेंस। ध्यान से, आप डेप्रीसिएशन कब तक से कब तक करोगे, जब आप क्लियरेंस करा रहे हो और जब आपने यूज किया है। जब से आपने यूज करना स्टार्ट किया है, जब से आपने क्लियरेंस किया, इस पीरियड का डेप्रीसिएशन आपको मिलेगा। सेम चीज, ये जो भी डिटेल्स मैंने अभी अभी आपको बताया, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द मंथली स्टेटमेंट ऑल्सो। The importer related to this shall record the particulars of clearance and payment of the duty in the monthly statement, in the monthly statement। Am I clear on this? सर इसका एक जब तक आप एग्जाम्पल नहीं कराएंगे ना, तब तक हमें एक तो क्या है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक तो मजा नहीं आएगा जब तक आप एग्जाम्पल नहीं कराएंगे। तो चलो बेटा एग्जाम्पल एक तो आप लिखो, एग्जाम्पल एक लिखिए। एक्स लिमिटेड यहीं पे लिख लेना, एक्स लिमिटेड इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स अंडर IGCD IGCR रूल्स, वर्थ ₹2 करोड़, वर्थ ₹2 करोड़ आफ्टर पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑफ 20 lakhs ऑन 10th October 22। आपने 20 लाख का ड्यूटी पे किया है ऑन 10th October 22, एंड ड्यूटी कंसेशन
इज ₹10 लाख, और आपको ड्यूटी का जो कंसेशन मिला था वो 10 लाख मिला था। कैपिटल गुड्स came into use came into use as per exemption notification, जो कैपिटल गुड्स यूज में आया वो 1 जनवरी 23 से आया। आपने इंपोर्ट कर लिया था, पहले ही ड्यूटी पे कर दिया था, ड्यूटी कंसेशन भी ले लिया था, बट यूज किया 1 जनवरी 23 से। एक्स लिमिटेड clear the goods clear the goods after using for specified after using for specified end use is on 15th June 23. X Limited clear the goods after using for specified end use on 15 June 23. Custom duty rate is 15%. Find the difference between the duty leviable but for exemption availed. Find the difference between the duty leviable but for exemption availed along with interest. ठीक है। differential payment of duty was paid on 30th June 23. Differential payment of duty was made on 30th June 23. ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं, आपने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया 2 करोड़ का, आपने ड्यूटी पे किया 20 लाख का, आपको 10 लाख का ड्यूटी कंसेशन मिला। आप यूज करें कैपिटल गुड्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पस 1 जनवरी को, आपने क्लियर कराया 15 जून को, आपका कस्टम ड्यूटी रेट था 15%। आपको बताना है कि भैया जब तुम क्लियर कराओगे कितना ड्यूटी दोगे इंटरेस्ट के साथ, और तुम्हें डिफरेंशियल ड्यूटी बता दिया कि तुमने पे किया 30 जून तक। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी पूछा है और आपको पूछा है तुम्हारा डिफरेंशियल ड्यूटी कितना आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशियल ड्यूटी कितना आएगा ये हम कैसे बताएंगे सर? ये हमें कैसे बताना होगा? ये हमें बताना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी। सबसे पहले हम कस्टम ड्यूटी निकालेंगे डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे। ठीक है, किस में निकालेंगे? कस्टम ड्यूटी हमें निकालना पड़ेगा डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे। कस्टम ड्यूटी हमें निकालना पड़ेगा डेप्रीशिएटेड वैल्यू पे, वो हम निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम लेस कर देंगे ड्यूटी ऑलरेडी पेड। आपने जो ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, आपने ड्यूटी ऑलरेडी पे कर दिया है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट 20 लाख का। तो अब आपका डिफरेंस कितना आएगा? डिफरेंस ऑफ ड्यूटी टू बी पेड difference of duty to be paid
ये आपका डिफरेंस आएगा, यही आपको बताना था। ठीक है, अब अपने सबसे पहले क्या कर ले, अब सबसे पहले एक बार नोट बना ले। ये नोट में कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा कि भैया सबसे पहले तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू क्या है ये बताओ, क्योंकि उसी में आपकी कस्टम ड्यूटी निकलेगी। आपकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू क्या है ये बताओ। तो डेप्रीशिएटेड वैल्यू कितना है, 2 करोड़ का वैल्यू ऑफ गुड्स था, 2 करोड़ का वैल्यू ऑफ गुड्स था। 10 अक्टूबर को आपने क्या किया, इंपोर्ट किया। ये अपने को मतलब नहीं है, अपने को देखना यूसेज पीरियड कब है, 1 जनवरी। यूसेज पीरियड कब है, 1 जनवरी। यूसेज पीरियड है 1 जनवरी। तो 2 करोड़ माइनस 2 करोड़ इनटू यूसेज पीरियड कितना है, पीरियड इज 1 जनवरी 23 से लेकर आपने क्लियर कब कराया, 15 जून। आपने क्लियर कराया 15 जून 23, जो कि आपको 2 क्वार्टर देता है, विच इज व्हाट, विच इज 2 क्वार्टर्स। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 2 क्वार्टर्स। तो 2 करोड़ माइनस 2 करोड़, अब 2 क्वार्टर्स है, तो फर्स्ट क्वार्टर में अपने क्या पढ़े थे, 4% पर क्वार्टर का आपको रेट लेना है। तो 2 करोड़ इंटू क्या, 8%, 2 करोड़ इंटू 8%। क्लियर है, तो अल्टीमेटली 92% ले लो, एक ही बात है। इसका अगर हम 92% लेते हैं तो वी आर गेटिंग हाउ मच, वी आर गेटिंग 1.84 करोड़। यही हो गया ना, सिंपल है बेटा। 2 करोड़ की वैल्यू 10 अक्टूबर को थी, तो 1.84 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी 15 जून यानी 30 जून को, क्योंकि इसी दिन को आपकी ड्यूटी लगेगी जब आप क्लियर करवा रहे हो, तो आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू लेना पड़ेगा। तो 1.84 करोड़ की आपकी वैल्यू हो गई। अब जो आपकी 1.84 करोड़ की वैल्यू हो गई, तो अब आप आराम से इसके ऊपर रेट ऑफ ड्यूटी कितना है, 15%। तो इसका 15% कितना होगा, 27,60,000। इसका 15% होगा 27,60,000। तो अब 27,60,000 का आप एक कस्टम ड्यूटी निकाल लोगे ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू, कि आपकी 27,60,000 की ड्यूटी बनती अगर आप 15 जून को क्लियर करा रहे हो, जिसमें से आपने 20 लाख का ड्यूटी पेमेंट कर दिया है। तो अब आपको जो डिफरेंशियल ड्यूटी पे करना है वो है 7,60,000। अब आपको जो डिफरेंशियल ड्यूटी पे करना है वो है 7,60,000। अब आप किसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कितना रेट पे निकलेगा, 15% रेट पे निकलेगा। किस अमाउंट पे निकलेगा, 760 पे निकलेगा। अब पीरियड बहुत ध्यान से करेंगे। पीरियड कब से कब अपने बोले थे, पीरियड कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। हाँ, पीरियड कब से कब तक करेंगे, पीरियड कब से, इंटरेस्ट कब से कब निकलेगा सर, डेट व्हेन द इंपोर्टेड गुड्स हैव कम इनटू यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। ये डेप्रिसिएशन है, ठीक है। इंटरेस्ट कब से कब तक का करेंगे, on the depreciated value of this availed by this time of importation, importer shall maintain this। ठीक है, तो यहां पर आपने बेसिकली जिस दिन आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया, मतलब जिस दिन आपका इस मंथ आया, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको एक चीज समझना पड़ेगा इसमें, आपको इसमें एक चीज समझना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरेस्ट का प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग 28AA वाले इंटरेस्ट के सेक्शन में पढ़े थे that whenever your interest on custom duty has to be paid, it will be calculated from first day of the next month, first day of the next month in which the duty was ought to be paid। ठीक है, first day of the next month till the date of payment, आपका यही पीरियड हमेशा कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट के लिए। आई रिपीट, आपके लिए इंटरेस्ट के लिए क्या पीरियड कैलकुलेट होगा, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन विच द ड्यूटी ऑफ द पेमेंट वॉज हैड टू बी मेड। जैसे मान लो इस सिचुएशन में आपकी किस मंथ में आपको आपका ड्यूटी पेबल था, आपका ड्यूटी पेबल था 10 अक्टूबर को, अक्टूबर में आपकी ड्यूटी पेबल थी। ठीक है, अक्टूबर में आपकी ड्यूटी पेबल थी, आपको अक्टूबर में ड्यूटी पे करना चाहिए था। लेकिन अब आपका जो पीरियड है जिसमें आपका ड्यूटी पेबल होगा, वो कब से ड्यूटी पेबल होगा, वो होगा 1 नवंबर 2022 से आपका ड्यूटी पेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपका 1 नवंबर से ही लगेगा। अक्टूबर में आपने क्लियर कराई,
नवंबर से आपका इंटरेस्ट लगेगा। कब तक लगेगा सर? जब तक आपका ड्यूटी पे नहीं हो जाता। यहाँ पे ड्यूटी बोला आपने 30 जून को पेमेंट किया है, तो 1 नवंबर से लेकर 30 जून 23 आपका कितना नंबर ऑफ डेज है? 1 नवंबर 22 से लेकर 30 जून 23। तो नवंबर कितना हुआ? 30 हुआ। दिसंबर कितना हुआ? 31 हुआ। जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और जून 30। तो यहाँ पर हो गया आपका 242 डेज। आपने 242 डेज का डिले किया है, तो 242 बाई 365, 242 बाई 365, तो 7,60,000 की आपकी डिफरेंशियल ड्यूटी बनती है। उस पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है कितना? 15% आ रहा है। और ये जो डीले आपने किया है, ये आपने 242 डेज का डीले किया है, तो इस डीले के हिसाब से आपकी जो इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है वो है 75,584। आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है 75,584। 75,584 आपकी इंटरेस्ट लाइबिलिटी बनती है, और इसी के हिसाब से आपको आपकी कस्टम ड्यूटी का जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। तो कस्टम ड्यूटी कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 7,60,000, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना पे करना पड़ेगा? 75,584। 75,584 आपको इसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि डेप्रिशिएटेड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, और उसके ऊपर आप डिफरेंशियल कैलकुलेशन करके उस पर ड्यूटी अमाउंट निकाल लेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हमेशा इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आते हैं रूल 8 में। रूल 8 इज सिंपल कि अगर मान लो आपने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन किया तो ड्यूटी कैसे रिकवर किया जाएगा, ये तो अपने को पता ही है। डिफरेंस वाला पे करो और इंटरेस्ट पे करो। ठीक है, ये देखो यहीं पे अपने एक बार देख लेते हैं। रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, रूल नंबर 8। ठीक है, आपको याद होगा ऊपर में भी अपने पढ़े थे जॉब वर्क वाले केसेस में, जहाँ पे रूल 8 का रेफरेंस आया था। ठीक है, देखो रूल 8 का रेफरेंस आया था कि अगर इंपोर्टर इस्टेब्लिश नहीं कर पाया कि जॉब वर्कर को जो गुड्स भेजा हैव बीन यूज्ड एज पर द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, देन द कस्टम ऑफिसर विल इन्वोक रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 8A। रूल नंबर 8 क्या है? रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस। क्या लिखा है? इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द इंपोर्टर टू कंप्लाई विद द कंडीशंस इन रूल 7.1। रूल 7.1 क्या है सर? यही वाला रूल 7.1 क्या है आपका? ये वाला पार्ट, कि आप उसको अगर टाइमली क्लियर नहीं कराए, अगर आपने टाइमली क्लियर नहीं कराया। 7.3 क्या है? अगर आपने होम कंजम्पशन में क्लियर नहीं कराया, ठीक है, या फिर आपने कैपिटल गुड्स को क्लियर नहीं कराया। ठीक है, ये दोनों का बात यही है। रूल 7 का बात कर रहा है कि अगर आपने इसका प्रोविजंस वायलेट किया, राइट, आपने इंपोर्टर फेल कर गया, इंपोर्टर फेल कर गया टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, और द पेमेंट उसने जो किया वो पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया, जो डिफरेंशियल ड्यूटी उसने वो पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोलती है कि द डेप्यूटी कमिश्नर और द असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग द जुडिक्शन ओवर द प्रीमाइसेस, ओके, शैल टेक द एक्शन बाय इन्वोकिंग द बॉन्ड। वो क्या करेगा? उनका बॉन्ड तो आपका बॉन्ड तो उनके पास पड़ा हुई है, तो दे विल टेक द एक्शन बाय इन्वोकिंग द बॉन्ड टू इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑफ द अमाउंट सेम equal to the difference between the duty leviable but for the exemption availed at the time of importation with interest लगेगा। कब से? from the period starting from the date of the import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of the actual payment of the entire amount of the difference of duty that the importer is liable to pay। import का date से on which the exemption was availed and ending with the date of the actual payment of the entire amount of the difference of duty that the importer is liable to pay। ठीक है, that the importer is liable to for the period starting from the date of import of the goods on which the exemption was availed and ending with the date of actual payment of the entire amount of the difference of the duty that the importer is liable to pay. Notwithstanding anything specified in these rules in relation to removal and processing of imported goods for job work, the importer will be responsible for ensuring that the goods are used as per the purposes which are involved in the exemption notification, and in the event of failure to do so, the DCAC having jurisdiction shall be put to the DCAC shall take action without prejudice to any other action which may be taken under the act rules under any other law। मतलब बोलना ये चाह रहे कि जॉब वर्कर से भी कोई भी रिमूवल होगा या प्रोसेसिंग होगा, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोर्टर की ही होगी, और उसी को इंश्योर करना पड़ेगा कि गुड्स उसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज हुआ है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो DCAC विल इंश्योर shall take action under these rules without prejudice to any other action which may be taken under Customs Act or any other act। मतलब इस रूल्स में जो भी रिकवरी दिया है वो उसको रिकवर करेगा।
एज पर रूल नंबर 8। नेक्स्ट बेटा एक रूल नंबर 8A है जो पेनल्टी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया गया है और यहाँ पे 2 लाख तक की पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। ठीक है, आप लिख सकते हो ये बेसिकली एक जनरल पेनल्टी है जो सेक्शन 158 ऑफ द कस्टम्स एक्ट में है कि अगर आप कोई भी वायलेशन कर रहे हो एनी रूल रेगुलेशन का एज पर कस्टम रूल्स तो यू मे बी लायबल टू अ पेनल्टी अप टू ₹2 लाख। तो इंपोर्टर और अ जॉब वर्क कर if contravenes any of the action of these rules or abets such contravention shall be liable to a penalty on an amount specified under clause 2 of subsection 2 of section 158 without prejudice to any other action which may be taken under the act rules or thereunder। मतलब यहाँ पे penalty amount बस आप यहाँ लिख लेना, penalty up to 2 lakhs may be levied। ठीक है, 2 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है अगर आप ये रूल को वायलेट करते हो, किसी भी रूल को वायलेट करते हो अंडर दिस पर्टिकुलर रूल्स IGCR। तो ये था अपना पेनल्टी अमाउंट, ये था अपना रिकवरी अमाउंट, ये था कैपिटल गुड्स। ठीक है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 6 था यूनिट ट्रांसफर। 6B 6A था जॉब वर्कर का प्रोसेस। ठीक है, 5 क्या रिकॉर्ड्स 6 क्या था रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। 6 से 6B ये 3 रूल याद रखना। 5 क्या था बिल ऑफ एंट्री फाइल करना। 4 क्या था प्रायर इंफॉर्मेशन देना। 3 क्या था डेफिनेशंस। 2 क्या था एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये था अपना इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल डेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। अब आप देखो नाउ सेम चीज लगभग आपको देखेगा, खाली मैं आपको डिफरेंसेस के ऊपर हाईलाइट करा दूंगा। ठीक है, नाउ न्यू रूल्स हैव कम विद सर्टेन न्यू मॉडिफिकेशन। custom import of goods at concessional date of duty or for specified end use rules 2022। custom import of goods at concessional date of duty or for specified end use रूल्स 2022। तो सबसे पहले ये वर्ड है स्पेसिफाइड एंड यूज वाला वर्ड ऐड किया गया रूल्स रूल 2 में। देखिए दिस रूल शैल अप्लाई वेयर अ नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस रूल्स। जहां पर भी कोई भी नोटिफिकेशन में अगर लिखा हुआ है कि IGCDR रूल्स रेफर करना पड़ेगा तो आपको ये रूल वहां रेफर करना है। या फिर सेम चीज इंपोर्टर इंटेंड्स टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एनी नोटिफिकेशन एंड द बेनिफिट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट द यूज ऑफ द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड इज कवर्ड बाय द नोटिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चर आउटपुट सर्विस। और यहाँ पे एक नया वर्ड क्या ऐड हो गया है और बीइंग पुट टू अ स्पेसिफाइड एंड यूज। ये पहले नहीं था, पहले यहाँ पे खाली मैन्युफैक्चर था आउटपुट सर्विस था, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या ऐड कर दिया है और फॉर अ स्पेसिफाइड एंड यूज। अगर आप एक स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए भी अगर कमोडिटी इंपोर्ट की और जिसके ऊपर एग्जेम्पशन मिलता है तो भी आपको यहाँ पर वो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कैप गुड्स का डेफिनेशन सेम है, जॉब वर्क का डेफिनेशन सेम है। अच्छा, डेट ऑफ इंपोर्ट का मीनिंग क्या है? डेट ऑफ इंपोर्ट इज द क्लियरेंस ऑर्डर। जिस दिन क्लियरेंस ऑर्डर पास हुआ ना, डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर अंडर सेक्शन 47 परमिटिंग द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स, वो उस दिन आपका डेट ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चर का मीनिंग सेम है, आउटपुट सर्विस का मीनिंग सेम है, कस्टम ऑफिसर का मीनिंग सेम है। स्पेसिफाइड एंड यूज का मीनिंग देखिए, ये कुछ नया ऐड हुआ है सर। स्पेसिफाइड एंड यूज का मीनिंग देखिए, स्पेसिफाइड एंड यूज मींस डीलिंग विद द गुड्स imported in a manner specified in the notification and include supply to the intended person। क्या लिखा है? specified end use means dealing with the goods imported in a manner specified in the notification। I repeat, specified end use मतलब क्या? dealing with the goods imported in a manner specified in the notification। मतलब notification बोलेगा कि किस manner में तुम ये goods के साथ डील करो। ठीक है, तो उसका मतलब है स्पेसिफाइड एंड यूज। एंड इट इंक्लूड्स तुम एक सप्लाई करो इंटेंडेड पर्सन को। मतलब मान लो कि गवर्नमेंट बोलता है कि अगर तुम ये गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करके SEZ को सप्लाई करेगा तो तुमको एडवांटेज देंगे, तुमको हम एग्जेम्पशन देंगे। तो ये क्या हुआ? स्पेसिफाइड एंड यूज हुआ कि यू आर डीलिंग विद द गुड्स इंपोर्टेड इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन एंड इसका मतलब है सप्लाई टू द इंटेंडेड पर्सन। It also includes supply to an intended person and the term end use recipient shall be used accordingly। मतलब end use recipient मेरे एग्जांपल में क्या हो गया? SEZ यूनिट। ठीक है, और स्पेसिफाइड एंड यूज क्या हो गया? वो उस प्रोसेस को बोलते हैं, उस सप्लाई को बोलते हैं जो कि आप इंटेंडेड पर्सन को सप्लाई करते हो। तो स्पेसिफाइड एंड यूज मींस डीलिंग विद द गुड्स इंपोर्टेड इन द प्रिस्क्राइब मैनर एंड इट इंक्लूड्स सप्लाई टू द इंटेंडेड पर्सन एंड द टर्म एंड यूज रेसिपिएंट शैल बी कॉन्स्ट्रूड अकॉर्डिंगली। द टर्म एंड यूज रेसिपिएंट शैल बी कॉन्स्ट्रूड अकॉर्डिंगली। ये चीज आप याद रखिएगा, स्पेसिफाइड एंड यूज। ठीक है, स्पेसिफाइड एंड यूज मतलब इट इंक्लूड सप्लाई टू द इंटेंडेड पर्सन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। IGCR 1 वन टाइम इंफॉर्मेशन सब कुछ सेम है।
यहां पे ऐड क्या हुआ, ये डिटेल्स ऑफ द एंड यूज रेसिपिएंट इन केस वे गुड्स इंपोर्टेड आर सप्लाइड फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज। अगर आप स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए अगर ये एग्जामेशन ले रहे हो तो आपको उसका एंड यूज रेसिपिएंट का डिटेल देना पड़ेगा। एंड यूज रेसिपिएंट मतलब किसको ये सप्लाई किया जाएगा, वे द गुड्स इंपोर्टेड आर सप्लाइड फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज, यहाँ पे आपको उनका भी डिटेल देना पड़ेगा। ये सब रूल 2 एकदम सेम है, ठीक है। ये सब रूल 3 भी बिल्कुल सेम है। हर जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, हर जगह यहाँ पे स्पेसिफाइड एंड यूज आ रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे अलग से क्या ऐड कर दिया गया है, स्पेसिफाइड एंड यूज, ठीक है, ठीक है। बाकी अंडरटेकिंग आप वही लोगे, डिफरेंशियल पे करोगे विद इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहां पर देखो, इन ऑल केसेस वेयर द नोटिफिकेशन इज अदर देन द वन दैट प्रोवाइड्स एन एग्जेम्पशन बेनिफिट, अगर कोई और केस हुआ तो अमाउंट विल बी इक्वल टू द एसेसिबल वैल्यू ऑफ द गुड्स इंपोर्टेड। बॉन्ड कितने का रहेगा, बॉन्ड रहेगा एसेसिबल वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। अगर notification that provides a duty exemption amount equal to the difference between the duty leviable inputs but for exemption and already paid, this for the period from the date of import and ending with the date of actual payment of the difference in duty, इसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लग जाएगा। लेकिन in case where the notification is other than the one that provides an exemption benefit, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, assessable value of the goods imported। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड, सेम है। इंपोर्टर जो कि बेनिफिट लेना चाहता है उसे आईएन और कंटिन्यूटी बॉन्ड मेंशन देना पड़ेगा एंड डिटेल्स फाइल फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री। डेप्यूटी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर क्या करेगा, अलाउ कर देगा बेनिफिट। जब भी बिल ऑफ एंट्री क्लियर हो जाएगा तो बॉन्ड विल गेट डेबिटेड ऑटोमेटिकली, सब कुछ सेम है। रूल नंबर 6 में क्या क्या इंफॉर्मेशन मुझे देना पड़ेगा, देखो एग्जैक्टली वही है सर जो मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया था 2017 में। क्वांटिटी वैल्यू, क्वांटिटी एंड डेट, क्वांटिटी 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 क्वांटिटी, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ठीक है। IGCR2 मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपका नॉन रिसीट है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, मतलब IGCR2 मेंशन करना पड़ेगा। 3 मैंने पढ़ाया था, ये डिफरेंट है, 3 मैंने पढ़ाया था, ये डिफरेंट है। 3 क्या है, मंथली स्टेटमेंट। अब 3 ये क्या है, इंपोर्टर में सबमिट द डिटेल्स ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड। इंपोर्टर जो गुड्स का कंज्यूम डिटेल्स है वो 3A में सबमिट करेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर इमीजिएट रीक्रेडिट ऑफ द बॉन्ड। मतलब मान लीजिए उसको मंथली नहीं करना है, उसको मंथ से कम में करना, मान लो उसका गुड्स कंज्यूम हो गया, वो किसी भी टाइम में 3A वाला जो फॉर्म है वो सबमिट करके अपना बॉन्ड का जो अमाउंट है वो रीक्रेडिट कर सकता है। क्योंकि मान लीजिए उसका बॉन्ड पहले डेबिट हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने ड्यूटी पे नहीं किया था। अब मान लीजिए जैसे जैसे वो यूज करेगा गुड्स उसको एग्जेम्पशन रिक्रेडिट किया जाएगा, उसको एग्जेम्पशन क्या किया जाएगा, रिक्रेडिट किया जाएगा। तो इमीडिएट रिक्रेडिट के लिए वो फॉर्म 3A जो IGCR 3A वाला फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है, विच शैल बिकम अ पार्ट ऑफ द मंथली स्टेटमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ। आई रिपीट, मान लीजिए आपका तो 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ है, ठीक है, बीच में अगर आपने कोई भी तरह का गुड्स कंज्यूम कर लिया स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए या फिर आउटपुट सर्विस के लिए, तो आप फॉर्म 3A में कभी भी सबमिट कर सकते हो फॉर इमीडिएट रिक्रेडिट ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। एक बेनिफिट मिला है आपको रूल्स 2022 में, फॉर्म 3A याद रखेंगे। नेक्स्ट है रूल 6 के बाद देखो इन्होंने रूल 6 के बाद आपको रूल 6A और रूल 6B भी पढ़ाया गया था, यहां पर रूल 6 के बाद सीधा रूल 7 है और उसके बाद ये रूल 8 है। मतलब बेसिकली शॉर्ट में अगर मैं बात करूं, जो 6A और 6B था वो इन्होंने रूल 7 और रूल 8 कर दिया, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है सर, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क, ठीक है, सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर द गुड्स which can be sent to the job work shall be 6 months from the date of the invoice, ये अपने पढ़ चुके हैं। इन केस द इंपोर्टर इज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश, तो यहाँ पे आपको पता ही है द जुडिशनल कमिश्नर जो है वहां पर अपने क्या पढ़े थे, रूल 8 एंड रूल 8A पढ़े थे, याद होगा, पेनल्टी और रिकवरी। यहाँ पे वही चीज क्या हो जाएगा, रूल 11 एंड रूल 12 हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, रूल 11 एंड रूल 12 हो जाएगा, ठीक है। यस, जॉब वर्कर ये डिटेल्स मेंटेन करेगा, सेम है, ये भी सेम है, रूल 8 में भी सेम है। प्रोसीजर फॉर अलाउइंग क्या, इंपोर्टेड गुड्स फॉर यूनिट ट्रांसफर, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है सर।
अब मैं बेनिफिट समझ में आया? हाँ सर, अब आपका मतलब समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज न्यू, बट ये भी सेम लाइंस में है, ये पहले नहीं था, ये तो पहले था ही नहीं ना। प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग गुड्स टू स्पेसिफाइड एंड यूज रेसिपिएंट, ये न्यू है सर। प्रोसीजर फॉर सप्लाइंग इंपोर्टेड गुड्स टू स्पेसिफाइड एंड यूज रेसिपिएंट, इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लाईज विच हैव बीन मेड टू द एंड यूज रेसिपिएंट, एंड दिस शैल बी मेंशन्ड इन द मंथली स्टेटमेंट इन IGCR 3। इंपोर्टर ये जो भी सेंड करेगा इनवॉइस ई वे बिल के साथ सेंड करेगा। इन केस ऑफ सप्लाई फॉर रीप्लेनिशमेंट और एक्सपोर्ट अगेंस्ट द सप्लाई, द एंड यूज रेसिपिएंट शैल मेंटेन, यानी जो एंड यूज रेसिपिएंट है ना, जो आप इंपोर्टर से गुड्स खरीदेगा, उससे सारा गुड्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिटेल्स, वेस्ट जनरेटेड, अकाउंट डिटेल्स बिफोर द कमिश्नर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, रेलिवेंट डिटेल्स जो है इंपोर्टर को प्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द बेनिफिट ऑन द नोटिफिकेशन। मतलब वो ये प्रूफ देगा इंपोर्टर को कि यस, मैंने आपका जो गुड्स है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज किया है, एंड यूज रेसिपिएंट जो है मैं हूं, और इसी वजह से आपको भी एग्जम्पशन मिल जाएगा, तो आप उसका बेनिफिट ले लीजिएगा। तो ये नया रूल है बेटा, रूल नंबर 9, जो कि IGCR रूल्स 2022 में है फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज रेसिपिएंट। नेक्स्ट आप देखो रूल नंबर 10 में थोड़ा सा चीज मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर, ठीक है। रूल नंबर 10 में हल्का सा चेंज है, जो पहले रूल क्या था, रूल नंबर 7 था, ये पहले रूल नंबर 7 था, ये अब रूल 10 हो गया है रूल 2022 में। आइए क्या लिखा है, री एक्सपोर्ट सेम or clearance of unutilized or defective goods. The importer who has availed the benefit of the notification shall use the goods imported in accordance with the conditions mentioned in the notification within the period, and with respect to this so imported, the importer shall have option either to re-export or clear. कितने दिन में, namely जितना पीरियड नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, या 6 months from the date of the import where the time period is not specified in the notification. अब ध्यान देना, the period of 6 months can be further extended by the commissioner for a no period not exceeding 3 months. ये पहले नहीं था कि जो 6 months का पीरियड है, कमिश्नर चाहे तो उसको 3 months और एक्सटेंड कर सकता है, if the sufficient reason is shown that the causes for not conforming to the time period were beyond the importer's control. ठीक है, कमिश्नर को टाइम दिया गया है कि अगर वो 6 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट या फिर क्लियर नहीं करवा पाया, तो वो 3 मंथ्स के अंदर, तो वह 3 मंथ्स के अंदर, तो वो 3 मंथ्स के अंदर क्या करेगा, वो करेगा। तो the said period of 6 months can be further extended by jurisdictional commissioner for a period not exceeding 3 months if sufficient reason is shown that the causes for not conforming to the time period were beyond the importer's control. Am I clear on this? अब आप देखो यहां पर और उसमें क्या फर्क है, ठीक है। ये रूल नंबर 10 और उसके ऊपर क्या फर्क है, एक बार अपने देखते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है, द इंपोर्टर हैज टू ऑप्शन टू री एक्सपोर्ट और क्लियर द होम कंजम्पशन विद इन द पीरियड, ठीक है, विद इन द पीरियड कंसर्न इन द मेंशन नोटिफिकेशन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट, एंड विथ रिस्पेक्ट टू द unutilized or defective goods imported, the importer has the option either to re-export such goods or clear the home consumption within the set period. मतलब 6 months यहां पर भी है, 6 months यहां पर भी है, और 6 months यहां पर भी है। 6 months कहां पर है, इन दिस सिचुएशन ऑल्सो, कि या तो आप नोटिफिकेशन में बताए हुए टाइम लिमिट में, या तो 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट अगर नोटिफिकेशन नहीं बताया है, और ये जो 6 months का टाइम लिमिट है, ये आप 3 months और बढ़ा सकते हो। Any re-export of the unutilized or defective goods shall be recorded by the importer in the monthly statement. वो क्या करेगा, मंथली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेगा। सेम वैल्यू विल नॉट लेस बी देन द वैल्यू एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, ठीक है। सेम यहां पर भी इंपोर्टर जो क्लियर कराना चाहता है अनयूटिलाइज्ड और डिफेक्टिव गुड्स, दे विल हैव एन ऑप्शन टू वॉलंटरी पे द ड्यूटी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। Voluntary paid the duty along with interest, and the duty payment will be recorded by the importer in the monthly statement. सेम यहाँ पर भी importer किसी को क्लियर कराना है, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, 4, 3, 3, 2.5 एंड 2, ठीक है, सब कुछ सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, ओके, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस। रिकवरी ऑफ ड्यूटी इन सर्टेन केसेस, ओके, अगर आपने ड्यूटी पे नहीं किया, शॉर्ट पे किया, ओके, इंपोर्टर ने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की, तो DCAC will what, the DCAC will take action by invoking the bond to initiate the recovery proceedings
कितना का? जितना डिफरेंशियल ड्यूटी बनता है अगर उन्होंने एग्जेम्पशन लिया। अगर अदर देन कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है तो जो भी एसेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स उन्होंने इंपोर्ट की, मतलब मान लो एग्जेम्पशन 100% ही मिल गया, तो जो भी एसेसेबल वैल्यू ऑफ द गुड्स उन्होंने इंपोर्ट की उस पर उनका जो ड्यूटी अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा। ठीक है, और ये अपने ओवरऑल पढ़ ही चुके हैं। ओवरराइड कर देगा ये सब चीज को, एसीडीसी जो भी करेगा वो बॉन्ड रिकवर कर लेगा और सारे रेगुलेशंस जो है वो ओवरराइड करेगा इसमें। गाइस ओवरऑल पढ़ लीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग, आज तक इससे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आए हैं, अपने खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए इसको एक बार पढ़ रहे हैं, ओवरऑल गो थ्रू कर लीजिएगा, दैट्स इट। पेनल्टी अमाउंट एकदम सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सेक्शन 158(2) क्लॉज 2 का पेनल्टी लगेगा विच इज अप टू 2 lakhs। सेक्शन 158 क्लॉज 2 का पेनल्टी लगेगा विच इज अप टू 2 lakhs। लास्ट में यहाँ पे रूल ऐड किया गया है रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या? बेसिकली आईजीसीडीआर का जो रूल्स है ना वो 1996 का भी एक रूल बना हुआ है, 2016 का भी एक रूल बना हुआ है, 17 का भी एक रूल बना हुआ है और 22 का भी रूल आ गया है। तो कौन बोलता है जो भी रेफरेंस आप लोगे, आप कहीं पे भी कोई भी रेफरेंस एक दूसरे के रूल्स के साथ आप ले सकते हो। तो रेफरेंस इन एनी रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, इंस्ट्रक्शन, ट्रेड नोटिस pursuant to this rule 96 or provision thereof or custom this rule and any corresponding provision of this rule and any corresponding provision shall be constituted as reference to this rule। मतलब पुराने रूल्स को भी रेफर किया जा सकता है। अगर मान लो कोई डेफिनेशन टर्म इस रूल में मेंशन नहीं है तो आप दूसरे रूल, पुराने रूल को भी आप रेफर कर सकते हो। तो ये है आपका IGCDR रूल्स 2022, ये आपका IGCDR रूल्स है 2022। अब जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ओके, What I will do guys for you people, मैं क्या करने वाला हूँ कि आपको एक छोटा सा जो PDF है आपको मैं शेयर करने वाला हूँ जिसमें, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको एक छोटा सा PDF मैं शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये PDF मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली आपके इंस्टीट्यूट के मैट में ही है, ओके। इसमें पूरा एक शॉर्ट में इन्होंने स्टेप वाइज प्रोसीजर देके रखा है, ठीक है। स्टेप वाइज प्रोसीजर देके रखा है, कस्टम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स 2017। और इसमें जितने भी बाद में 2022 में अमेंडमेंट्स है सब कुछ यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। तो यहाँ पे स्टेप वाइज देके रखा है कि इस पूरे प्रोसीजर में क्या क्या होता है, ठीक है। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में स्टेप नंबर 10। तो पहले आप क्या करते हो, प्रायर इंटीमेशन दे देते हो इन IGACR1 जहाँ पे आप ये सारा डिटेल्स देते हो और एक्सेप्टेंस आपका IN जनरेट हो जाता है। आप कंटिन्यूटी बॉन्ड सबमिट करते हो विद श्योरिटी और सिक्योरिटी। स्टेप 2 आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हो बाय मेंशनिंग द IN नंबर एंड द कंटिन्यूटी बॉन्ड नंबर। ACDC will allow the benefit of exemption notification. Once the bill of entry is cleared, bond gets debited automatically and the details are made available to the custom officer. अब इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है, दे हैव टू मेंटेन ऑल द वैल्यू रिकॉर्ड्स, दे विल प्रोड्यूस द सेट अकाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द ACDC एंड द गुड्स इंपोर्टेड शैल बी पुट टू यूज फॉर मैन्युफैक्चर और फॉर आउटपुट सर्विस। Step 4, in case of non-receipt or short receipt of goods, importer have to declare it in IGCR 2. Step 5, the importer shall submit a monthly statement in IGCR 3. The details of goods imported, consumed, re-exported, pending for clearance on the payment of duty along with goods sent for job work and unit transfer details by 10th of the next month. Step 6, the goods sent for job work for further processing and return back within 6 months from the date of invoice wherever applicable and e-waybill should be issued. Goods can be sent to unit transfer on the under invoice or e-waybill. Step 7, यूज इंपोर्टेड गुड्स विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। अगर आपने इंपोर्ट किया है तो उसे 6 months के अंदर अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। अनयूटिलाइज्ड डिफेक्टिव गुड्स आइदर री एक्सपोर्ट करो या क्लियर करो फॉर होम कंजम्पशन विद इन 6 months। इन केस ऑफ री एक्सपोर्ट अगर आप करते हो तो वैल्यू ऑफ री एक्सपोर्ट शुड नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स। इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स आप क्लियर करा सकते हो आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द डेप्रिशिएटेड वैल्यू। फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर, सेकेंड और थर्ड ईयर में 3% पर क्वार्टर,
2.5% 4 क्वार्टर, सॉरी 2.5% पर क्वार्टर 4th ईयर एंड 5th ईयर में 2% पर क्वार्टर। इफ अगर आपने ड्यूटी पे नहीं किया तो जुडिशनल एसी विल टेक द एक्शन टू रिकवर द ड्यूटी एज पर सेक्शन 28A दैट इज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। और लास्ट में अगर इंपोर्टर या जॉब वर्कर कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राविन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी आ जाएगा एज पर अप टू ₹2 लाख। तो ये जो चार्ट है ना, मैं आपको ये दिखा दूंगा। ये आपकी पीडीएफ ये आपकी गूगल ड्राइव के क्लास नोट्स के लिंक का पार्ट बनेगा। आप वहां पे जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है? वहां पे जाके आप इसको प्लीज देख लीजिएगा। नेक्स्ट एक बार जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, एक बार आप आओ, ठीक है? देखिए, जो 2017 और 2022 का रूल्स है उसमें मेनली चेंजेस क्या है सर? To expand the scope of application, the IGCR rules 2022 have been notified while retaining the basic counters of 2017 rules. The changes are of the nature that they have broadened the scope of coverage of IGCR and ensure that useful additional data fields are effectively captured. ठीक है? Salient changes क्या है? First of all, clarify the time period of utilization to be the time period for compliance and bringing in a provision to extend the period in certain cases for reasons. मतलब याद है 3 months का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। अगर आपने 6 months के अंदर आप नहीं यूज कर पाए तो आप 3 months के अंदर भी क्लियर करवा सकते हो, ठीक है? एक रीक्रेडिट का, जो आपको याद होगा IGCR 3A, एक रीक्रेडिट का एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया रादर देन वेटिंग टिल द टाइम ऑफ फाइलिंग द मंथली स्टेटमेंट, जो कि अगले महीने की 10 तारीख है। Expanding the scope of IGCR to specified end use also. पहले खाली आउटपुट सर्विस के लिए है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट अब स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए भी IGCR का प्रोसेस एप्लीकेबल था। That is apart from those pertaining to manufacturer and for output service. In case of end use, in case of supply to end use recipient, the nature of supply is to be captured in IGCR automated module. ठीक है? चेंज इन द फॉर्म्स टू कैप्चर द डिटेल्स फॉर इंटेंडेड पर्पस इज द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स यूजिंग द गुड्स इंपोर्टेड। फॉर्म्स में भी दिया हुआ है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो यूजिंग द इंपोर्टेड गुड्स तो वहां पे भी आपको ये रूल्स की बेनिफिट मिल जाएगी, ठीक है सर? और रूल नंबर 13 ऐड किया गया कि कोई भी रेफरेंस अगर कोई भी पुराने रूल से लेना है तो आप रूल में ले सकते हो। Time period for utilization, when the time period for utilization is specified in the notification, that time period will apply. मान लो कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आप अगर इस टाइम पीरियड में यूज करो तो आपको उसी टाइम में यूज करना पड़ेगा, नहीं दिया हुआ है तो 6 months अप्लाई होगा। ये IGCR रूल्स 2022 में दिया है, ठीक है? Further, multiple representations have been received in the board regarding the inability to utilize the goods within the price prescribed period of 6 months. In order to facilitate that, a provision has been introduced where commissioner can extend the period of 6 months by another 3 months. It is clarified that such extension can be given provided that importer furnishes reasons for not conforming to the time period so prescribed. ठीक है? स्पेसिफाइड एंड यूज मैंने आपको बता दिया है कि आप स्पेसिफाइड एंड यूज कैसे करोगे, उसका रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा सर, ठीक है? That's it guys. तो ये था आपके कुछ स्पेसिफाइड एंड रूल्स के टॉपिक जो कि 2017 और 2022 के बीच में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। अब आप बोलेंगे सर कौन सा हमारे रेलेवेंट है? दोनों ही रेलेवेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा, दोनों ही है। ऑब्वियसली 2022 वाला रूल आप पढ़ के जाना, क्योंकि ऑटोमेटिकली 17 का चीज 2022 में भी और नया चीज 2022 में भी है, तो वही आपको पढ़ना है जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है गाइस? सो विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ IGCDR rules, and that is import of goods at concessional rate of duty rules 2017 as well as 2022। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मुलाकात होगी अब आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, एंजॉय द सेशंस एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। और ठीक है, ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ओवरऑल टॉपिक समझ में आना चाहिए, इजी टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन इजी आएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक आने का नहीं है, जस्ट एक बार रीड करना है आपको। ओके, दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।